हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे मैथ्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, साथ ही साथ हम मैथ्स के कुछ पेडागोजी सेक्शन के भी क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट हो या फिर सी टेट हो, इन सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे। इसके साथ ही आगामी एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, इसी पैटर्न में आपको सीजी टेट, जो अभी सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों पेडागोजी का, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे न्यूमेरिकल का। तो दोनों टाइप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। जिसमें आपको डिटेल में समझाने की जरूरत होगी उस क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और जिसमें कम समझाने की जरूरत होगी, ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख करके ही बन जाते हैं। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या दिया है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। और ऑप्शन डी में क्या दिया दोस्तों, ठोस वस्तुएं, संकेत और चित्र। देखिए, कभी भी आप पेडागोजी सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आपका मैथ्स का हो गया, चाहे आपका हिंदी का हो गया, ठीक है, चाहे आपका इन्वायरमेंट, कोई भी सभी टॉपिक का हो गया, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट का हो गया, अगर कभी भी आप पेडागोजी सेक्शन का क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तब के कंडीशन में अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश सेक्शन में भी जरूर देखिएगा। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जाते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें गणितीय विचार, जो गणितीय विचार होता है वो किस क्रम में विकसित किए जा सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए, क्या हम बच्चों को सबसे पहले चित्र दिखाएंगे, या फिर संकेत दिखाएंगे, या फिर ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, ठीक है, या फिर हमारा ऑप्शन डी में भी दिया है ठोस वस्तुएं। तो देखिए, सबसे पहला क्रम क्या आता है, हम बच्चों को सबसे पहले कोई ठोस वस्तु दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बॉल हो गया, ठीक है, एक बॉल हो गया जो कि वृत्त के आकार में होता है। अगर हम उसको पहले ठोस वस्तु दिखाते हैं, अब इस ठोस वस्तु की मदद से चित्र बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इसको देख करके आप चित्र बनाइए, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा ठोस वस्तु। अब इसको देख करके बच्चा जो है चित्र बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से, हो सके तो उससे पूरा पूरा गोल बन जाए, हो सके तो पूरा पूरा गोल ना बने। तो सबसे पहले हम बच्चों को ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, उसके बाद हम इसकी सहायता से चित्र बनाना सिखाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर वो चित्र बनाना सीख गया, उसके बाद उसमें संकेत क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, उसमें संकेत क्या क्या होते हैं, इसके नियम क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज हम बताएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा ठोस वस्तुएं, उसके बाद चित्र आएगा, उसके बाद संकेत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। देखिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या फिर गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो देखिए, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। या फिर शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, हम शिक्षण पद्धति को ही हम गलत साबित करने में लग गए, तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, उनमें जो है उत्सुकता लानी पड़ेगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। तो देखिए, क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके होते हैं। या तो अगर आपको सही आंसर नहीं पता हो
लेकिन अगर आपको जो है आंसर जो है गलत होते हुए इस प्रकार से मिल गए, ठीक है, जैसे कि देखिए हमारे ये डी भी, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, मतलब कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर ए। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। कहने का मतलब क्या होता है? गणित में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दे दिया त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज की क्या होती है? इसकी कोई क्षेत्रफल होती है, ठीक है, इसका जो परिमाप भी होता है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये अभी चीज जितना मैंने बोला, इसका क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, इसके अंतः कोणों का योग हो गया, इसके बाह्य कोणों का योग हो गया, ये जितने भी नियम है, जितने भी रूल है, ये क्या होते हैं दोस्तों? अमूर्त रूप में होते हैं। और यही वजह है गणित के कठिन होने का, ठीक है। गणित में काफ़ी सारे फॉर्मूला लगते हैं, तो वही फॉर्मूला जो है बच्चों को याद नहीं हो पाते, जो कि हमारा अमूर्त रूप में होता है। इसीलिए बच्चे सामान्यतः गणित को कठिन समझ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4, 2/3, 3/5, 7/9 और 9/13 का एलसीएम क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए एलसीएम से इस प्रकार से, चाहे भिन्नों का एलसीएम हो या फिर भिन्नों का एचसीएफ हो, यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है? देखिए इसमें हमें क्या पूछा गया है? भिन्न है, ये हमारा भिन्न के रूप में दिया गया है, और इसी भिन्न का क्या पूछा है? एलसीएम। तो देखिए भिन्नों का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? इसका पहले आप फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। देखिए भिन्नों का एलसीएम। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है? भिन्नों का, और हमें पूछा क्या है दोस्तों? एलसीएम। जो चीज पूछा रहेगा, देखिए इसमें एक होता है दोस्तों अंश, ऊपर में होता है अंश, ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। जैसे कि 9/13 में 9 अंश है और ये 13 हमारा हर है, और एक होता है हर, ठीक है। अब देखिए जो चीज हमें पूछा रहेगा, जैसे कि भिन्न का अगर हमें एलसीएम पूछा हो तो हम अंश का निकालेंगे दोस्तों एलसीएम, अंश का एलसीएम। और जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, जैसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ। तो हम हर का क्या निकालेंगे? हर का एचसीएफ, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए जो चीज हमें पूछा रहेगा हम अंश का वही चीज निकालेंगे, ठीक है। हमें एलसीएम पूछा है तो हम निकालेंगे अंश का एलसीएम, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? हर का एचसीएफ, ठीक है। अगर हम अंश का एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम हर का निकालेंगे एचसीएफ। अगर देखिए यहाँ पर हमें देखिए एलसीएम पूछा गया है, अगर यहीं पर हमें पूछ दिया रहता कि भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर को क्या बोलते हैं? अंश, नीचे को बोला जाता है दोस्तों हर, ठीक है। तो अंश का हम क्या निकालेंगे? अंश का हम, देखिए इसमें हमें पूछा गया है एचसीएफ, तो हम निकालेंगे दोस्तों अंश का एचसीएफ, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? हर में, तो ये हो जाएगा हर का एलसीएम। ये होता है दोस्तों भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ, ठीक है। चाहे आपका दशमलव भिन्न हो या फिर सिंपल भिन्न हो, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ से आपको विद इन सेकेंड आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं साइड में बनाता हूँ। देखिए क्या दिया है? 2/3, 3/5। इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए इसको एक बार अगर मैं लिखता हूँ तो क्या क्या दिया? ये हमारा 2/3, 3/5, 7/9 और 9/13। अब यहाँ से देखिए ये हमारा भिन्न के रूप में दिया गया है, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए भिन्नों का एलसीएम मतलब अंश का एलसीएम, तो हमें निकालना है दोस्तों इसके अंश का एलसीएम, मतलब 2, 3, 7 और 9 का हमें निकालना होगा एलसीएम, ठीक है। 2, 3, 7 और 9 का हमें निकालना है एलसीएम। तो इसका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 9 7 63, और ये 63 दूने 126, ठीक है। ये होता है हमारा डायरेक्ट एलसीएम निकालने का तरीका, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारा एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर को जाकर के देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छा इसका ट्रिक बताया हुआ है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया दोस्तों ऊपर का, मतलब अंश का एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा फॉर्मूला को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बार फॉर्मूला को लिख लिया है। अब देखिए हमने निकाला है अंश का एलसीएम, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? हर का एचसीएफ।
अब यहाँ पर देखिए हर का अगर मैं एचसीएफ निकालूं, मतलब देखिए हर में क्या दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है और ये 13। तो इन सभी का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इन सभी से हमारा कॉमन क्या निकलेगा? तो देखिए हमारे ये 3 और 5 से तो कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं। तो देखिए अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता रहता तब के कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एक कॉमन निकलेगा और यही एक क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ये तो हमारा हो गया 126 एलसीएम, अंश का एलसीएम 126 और ये हर का एचसीएफ। हर का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी का एचसीएफ ये हो जाएगा हमारा 1। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 126/1, मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 126। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आया होगा तो आप हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर को बिल्कुल जा करके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से इसी लेवल में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलेंगे? अब देखिए 10 मित्र हैं, वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार टोटल हाथ मिलेंगे? ठीक है, टोटल कितने बार हैंड शेक होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n-1 और ये हो जाएगा दोस्तों अपॉन में 2। जहाँ पर ये n क्या है दोस्तों, n जो जितने मित्र हैं, ठीक है, मतलब जितना आदमी दे दिया रहेगा, यहाँ पर अगर मित्र दे दिया हो, यहाँ पर आदमी दे दिया हो या फिर औरत दे दिया हो, कोई भी दे दिया हो, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो ये यहाँ पर जो टोटल मेंबर का जो वैल्यू दिया रहेगा यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा n। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। देखिए अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n = 10, मतलब ये हो गया दोस्तों ये हमारा 10 और ये n-1, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 10 - 1 और ये बटे में क्या हो जाएगा 2, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 10 × 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 9 और ये बटे में 2, मतलब ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 5 = 10 और ये कितना आ गया दोस्तों 5 × 9 = 45। तो 10 मित्र हैं, अगर वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे, तो कुल 45 बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर अगर मान लीजिए 10 मित्र के जगह में अगर 20 मित्र दे दिया होता तब के कंडीशन में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 और ये ब्रैकेट के अंदर है 20 - 1, मतलब ये हो जाएगा 19 और ये 19/2। तो यहाँ से अगर मैं ये 2 और ये 20 को अगर मैं काट दूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 10, मतलब 19-190। ठीक है, अगर 20 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते तो टोटल कितने बार हैंड शेक होता, तो टोटल 190 बार हैंड शेक होता। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हमें 50 मित्र दे दिया होता, यहीं पर अगर हमें 50 मित्र दे दिया होता तो हम n की वैल्यू 50 रख करके बनाते। ठीक है, तो अगर हमें 50 मित्र दिया होता तो वो टोटल कितने बार हैंड शेक करेंगे, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसी फॉर्मूला से निकालिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए फिर से पेडागोजी सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है कि शिक्षिका एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को आधा मोड़ती है और उस मुड़े हुए कागज में एक छेद करती है, फिर वह कागज को खोल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस गतिविधि के माध्यम से पढ़ा रही है, वो हमें पूछा गया है। देखिए सममित और आयतन पढ़ा रही है, या फिर आयतन और भिन्न पढ़ा रही है, या फिर सममिति और भिन्न पढ़ा रही है, या फिर वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा रही है। अब देखिए क्या है, कोई एक शिक्षिका है, ठीक है, वो एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को आधा मोड़ती है। ठीक है, एक कागज का टुकड़ा है कुछ इस प्रकार से, ये हमारा वर्गाकार रूप में है। अब क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रही है, वो उसको बीच से मोड़ देती है। ठीक है, इसको ये बीच से मोड़ दी इस वर्गाकार कागज के टुकड़े को, और मोड़ करके इसने क्या किया, इसने यहाँ से बीच से एक छेद कर दिया। अब छेद करने के बाद अगर इसको वो फिर से खोलेगी तो किस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारे वर्गाकार है, अगर ये मुड़ा हुआ है और अगर मैं इसको बीच से इस प्रकार से छेद कर दूं तो इसका दोनों साइड, ठीक है, इतना सेक्शन जो है इधर मुड़ा हुआ था तो ये वाला साइड भी हमारा ये छेद हो गया। मतलब इसको अगर मैं खोलता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। मतलब ये प्रैक्टिकल करके वो टीचर बता रही हैं। अब ये प्रैक्टिकल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है
कि बच्चों को सममिति और आयतन पढ़ाना और आयतन और भिन्न पढ़ाना या फिर सममिति और भिन्न पढ़ाना। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन वॉल्यूम के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आयतन किन में होता है, हमेशा आयतन जो होता है आपका 3D शेप में, ठीक है। आयतन जो होता है, आयतन जिसको बोला जाता है दोस्तों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमेशा 3D शेप में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका बेलन हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया या फिर शंकु हो गया, ठीक है। ये सभी आपका 3D शेप होता है। मतलब जो 3D शेप में हो वह जितना स्थान घेरता है वही स्थान उस शेप का आयतन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है दोस्तों, वर्गाकार कागज, ठीक है। मतलब ये जो वर्गाकार है ये हमारा कागज है और कागज की कोई मोटाई नहीं होती, ठीक है। तो ये कागज हमारा 3D शेप नहीं होगा। कागज हमारे आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया या फिर एक त्रिभुज हो गया, ये सभी आपका 2D शेप में होता है, ठीक है। ये सभी आपका 2D शेप में होता है। 3D शेप में क्या क्या होता है आपका, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये सभी आपका 3D शेप में होता है। तो आयतन हमेशा आपको 3D शेप में ही देखने को मिलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये हमारा आयतन वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं आएगा और ये ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया दोस्तों, सममिति और भिन्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका हो जाएगा सममिति और भिन्न। देखिए सममिति क्या होता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में सिमेट्री, ठीक है। अब सिमेट्री क्या होता है कि कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट हो और उसी ऑब्जेक्ट के समान कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मिल रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिमेट्री, ठीक है। कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट के समान अगर हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है पहले ऑब्जेक्ट का सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। सममिति मतलब एक ऑब्जेक्ट के समान ही दूसरा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसको आप सिंपल वर्ड में समझिएगा। एक ऑब्जेक्ट के समान ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको हम बोलेंगे सिमेट्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हमने फोल्ड कर दिया उसके बाद यहाँ पर से छेद कर दिया तो इसी के समान से यहाँ पर से एक और छेद हो जाएगा। तो इसमें हम कहीं ना कहीं सिमेट्री सीख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, भिन्न, ठीक है। इसमें हमें और क्या दिया गया है, भिन्न। तो इसमें हम भिन्न भी सिखा सकते हैं। एक कागज है और उसमें हमने 2 छेद किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहो तो इसमें भिन्न भी सिखा सकते हो इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए ये तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम डी को भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो आपका कागज जो है ये आपका वर्गाकार है, ये आपका वर्गाकार है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए इसकी या तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी या फिर इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसमें समान होता है वर्ग के कंडीशन में। तो इसमें हमें कहीं और लंबाई और चौड़ाई के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बिल्कुल आसान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या चीज़ है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया दोस्तों, एक दिया आपको बॉयज़ और एक आपको दिया है दोस्तों गर्ल्स। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का रेशियो हमें दिया गया है, ठीक है। इनकी संख्याओं का अनुपात हमें कितना दिया गया है, 3:2, 3:2, ये हमें दिया गया है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बॉयज़ और ये गर्ल्स का रेशियो आपको दिया गया है कितना, 3:2। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के रेशियो में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और यही 1 का जो डिफरेंस आ रहा है ये किसके बराबर है दोस्तों, देखिए इसका अनुपात इतना है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये किसके बराबर है दोस्तों, 500 के बराबर में है। मतलब 1:500 के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 500 से ज़्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। मतलब 1 रेशियो जो है वो 500 के बराबर में होगा। तो हमें देखिए पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है,
ठीक है। हमें देखिए गर्ल्स की संख्या कितनी है ये हमें पूछा गया है, तो इसका रेशियो कितना है दोस्तों, इसका रेशियो है 2। अब देखिए एक रेशियो जो हमारा बचा, जो एक डिफरेंस बचा है वो 500 के बराबर है, एक रेशियो 500 के बराबर है, तो दो रेशियो किसके बराबर में हो जाएगा दोस्तों, दो रेशियो हो जाएगा हमारा 1000 के बराबर में, ठीक है। दो रेशियो हमारा हो जाएगा 1000 के बराबर में, एक रेशियो 500 के बराबर में है, तो दो रेशियो हमारा हो जाएगा 1000 के बराबर में, और यही हमें पूछा गया है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 1000। यही पता अगर पूछ दिया जाता कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो देखिए इसका रेशियो कितना दिया गया है 3, ठीक है, इसका रेशियो हमें दिया गया है 3, तो अगर एक रेशियो जो है 500 के बराबर में है, तो 3 रेशियो कितना के बराबर में हो जाएगा, तो 500 गुणित 3 मतलब 5 गुणित 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दिया 1500, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ की संख्या कितना आ जाएगा 1500, और गर्ल्स की संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों 1000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल कम समय में। अगर आपने हमारा टीचर भर्ती का प्रॉपर क्लास किया हुआ है, हमारे चैनल से अगर आपने सभी क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम हमेशा मान लेते हैं मूल भिन्न को x/y, ठीक है। हम मूल भिन्न को मान लेते हैं दोस्तों x/y, और x/y मान करके हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इसके अंश में जो चीज़ हमें जोड़ने के लिए बोला गया है या फिर घटाने के लिए बोला गया है, तो इसके अंश में अगर जोड़ने के लिए बोला गया हो तो उसमें हम जोड़ेंगे, या फिर घटाने के लिए बोला गया हो तो इसके अंश और हर में हम घटाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक मेथड इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए ये इस मेथड से आपका आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस मेथड में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपने जो भी आपको परिणामी भिन्न मिला 3/5, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ टाइम लगेगा। लेकिन देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन है तो इसको हम ऑप्शन की हेल्प से भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन से ही बन जाते हैं। देखिए क्या बोला है कि किसी भिन्न के अंश में तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया दोस्तों, 1/2। अगर इसके अंश में मैं 2 जोड़ देता हूं और इसके हर में भी अगर मैं 2 जोड़ देता हूं, तो ये हमारा 3/5 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 2 और 1 ये हो गया दोस्तों 3, और ये हो गया 2 और 2 4, 3/4, मतलब ये 3/5 हमें प्राप्त नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखते हैं, अंश में हम 2 जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पर हमने अंश में 2 जोड़ दिया, हर में भी हम 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा बोला गया है अंश और हर में 2 जोड़ने पर। तो हर में भी अगर हम 2 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं अंश में 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और ये 3 और 2 5, तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 3/5, और यही चीज़ हमें पूछा गया है। तो बाकी ऑप्शन को हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सीजी टेट का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी, यह हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, एक बार हम समझ लेते हैं औसत, ठीक है, एवरेज क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। देखिए मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि 4 और 6 इन दोनों का औसत निकालिए, ठीक है, 4 और 6 का औसत निकालिए। तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, परिणामों का योग, मतलब जो हमें परिणाम दिया गया है, मतलब 4 एक हमें दिया गया है दोस्तों 4, और एक हमें दिया गया है 6, तो हम क्या करते हैं इनका योग, मतलब 4 धन 6 बटे परिणामों की संख्या। कितने परिणाम है यहाँ पास, 2 परिणाम है, ठीक है, एक 4 और एक 6, मतलब यहाँ पर 2 संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, बटे में 2, यही क्या निकल करके आ जाता है, ये हमारा आ जाता है दोस्तों औसत, एवरेज, ठीक है। 4 और ये धन 6 और बटे में 2, मतलब यहाँ पर देखिए ये हमारा निकल करके आ गया दोस्तों एवरेज, औसत। इसी प्रकार से हम निकालते हैं औसत, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। ठीक है, एक है दादा और एक है दादी की, टोटल कितने मेंबर हो गए दोस्तों? 2 मेंबर, 2 मेंबर हो गए। अब इसकी औसत आयु कितना दिया गया है दोस्तों? 67 वर्ष। तो यहाँ से देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा एवरेज। ठीक है, और जितने मेंबर हैं, ठीक है, जितना परिणाम है उसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा औसत गुणित 2। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों औसत गुणित 2। और ये किसके बराबर में निकल के आ जाएगा? परिणामों के योग। ठीक है, मतलब इनके योग के बराबर में ये निकल करके आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ हमें दिया गया है दोस्तों औसत, यहाँ पर हमें दिया गया है औसत, और एक होता है आपका योग। ठीक है, आप योग और औसत में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से योग निकालने के लिए हम औसत में परिणामों की संख्या को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए औसत हमें क्या दिया गया दोस्तों? औसत आयु 67 वर्ष है। तो औसत आयु और कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणित 67, जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, 67 गुणित अगर मैं 2 करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 134 वर्ष। ये 134 वर्ष क्या है दोस्तों? ये है इनका योग। ठीक है, 134 वर्ष है, ये है इन दोनों का, दादा और दादी का योग। ठीक उसी प्रकार देखिए एक तो हमने निकाले दादा दादी का, उसके बाद देखिए क्या दिया है? माता और पिता का। तो माता पिता मिलाकर के ये कितने लोग हो गए? ये भी हमारे 2 लोग हो गए। ठीक है, और इनका औसत हमें कितना दिया गया दोस्तों? 36। तो 2 गुणित 36, 36 करने पर हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? योग। तो देखिए 36 दूने कितना हो जाएगा? 72 वर्ष। ठीक है, 36 दूने 72 वर्ष। ठीक इसी प्रकार देखिए उसके बाद और क्या बोला है? तथा 3 पौत्र पौत्रियों की आयु 6 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पास मेंबर कितने हो गए? 3। ठीक है, मेंबर हो गए 3, और इनकी औसत आयु कितना है? 6 वर्ष है। मतलब 6 गुणित 3 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने सभी का औसत आयु निकाल लिया। उसके बाद हमें पूछा क्या गया है कि परिवार की औसत आयु कितनी है, ये हमें निकालना है। मतलब कुल परिवार की औसत आयु कितना है, ये हमें निकालना है। तो कुल परिवार का अगर हमें औसत आयु निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कुल परिवार में कितने मेंबर हैं। तो कुल परिवार में कितने मेंबर होंगे? देखिए 2 तो हो गए आपके दादा दादी, 2 हो गए आपके माता पिता, और 3 कौन हो गए दोस्तों? पौत्र और पौत्रियाँ। ठीक है, तो अगर इनको मैं योग कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 2 7। टोटल कितने मेंबर आ जाएंगे दोस्तों? तो टोटल 7 मेंबर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, और इन 7 मेंबर का औसत आयु कितना आ जाएगा? इन 7 मेंबर के औसत आयु का योग कितना हो जाएगा? तो ये हो गया हमारा, देखिए ये हमारा आ गया 4, 8 2 10, 10 3 13, फिर से जोड़िएगा 8 2 10, 10 4 14, 4 बचा 1। उसके बाद ये कितना हो गया दोस्तों? 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और ये 3 12, 2 फिर से बचा 1, 1 और 1 2। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 224। और हमें निकालना क्या है दोस्तों? कुल परिवार की औसत आयु। ठीक है, हमें निकालना है कुल परिवार की औसत आयु। कुल परिवार की औसत आयु, तो कुल परिवार की औसत आयु, तो कुल परिवार का योग कितना मिला है हमें? 224। ठीक है, योग कितना मिला है दोस्तों? 224। और कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवार में कितने मेंबर हैं? तो कुल परिवार में है दोस्तों टोटल 7 मेंबर। तो यहाँ से अगर मैं इसको कटा दूँ, देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, और ये 7 या 21, 1 बचा, 7 दूने 14। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों? 32 वर्ष। ये हमारा क्या आ गया? 32 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपका किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो कभी भी यहाँ पर देखिए आप औसत में और योग में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कभी कभी योग करके दे दिया रहता है, तो अगर योग करके दे दिया रहेगा तो हमें इस प्रकार से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, औसत और योग में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा। आप इसको अगर आप चाहो तो हमारा एवरेज वाले टॉपिक में जा करके एवरेज को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है? एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है कि एक आयताकार पार्क है। ठीक है, पहले हम एक पार्क बना लेते हैं। यह है हमारा एक आयताकार पार्क, कुछ इस तरीके से। ये हो गया दोस्तों हमारा आयताकार पार्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया दोस्तों? इस आयताकार पार्क में 45 मीटर लंबा
और ये 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 45 मीटर। इसकी लंबाई है 45 मीटर, ये वाला लंबाई, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया गया, 30 मीटर। ठीक है, लंबाई दिया गया है हमें 45 मीटर, चौड़ाई हमें दिया गया है 30 मीटर। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। अब इसी पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, ये एक रास्ता बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से ये रास्ता बनाया गया है। और ये कितना है दोस्तों, इसका वैल्यू हमें दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो एक रास्ता बन गया, ये तो हमारा पार्क है। अब इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बन गया। अब देखिए क्या पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा ये जो रास्ता है, इसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए पार्क का क्षेत्रफल हमें नहीं पूछा है, ये जो रास्ता है केवल इतने भाग का ही हमें क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए ये तो हमारा देखिए एक बड़ा आयताकार पार्क के रूप में आपको ये दिख रहा है। देखिए ये तो हमारा एक पार्क हो गया। अब ये हमारा 2 मीटर रास्ता इसमें बना हुआ है। मतलब ये पूरा अगर मैं देखूं तो ये पूरा एक आपको आयत के रूप में दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा के रूप में देखूं तो ये पूरा भी हमें आयत के रूप में दिखेगा। मतलब यहाँ पर 2 आयत है, एक है दोस्तों आपका छोटा वाला, ठीक है, एक है आपका छोटा वाला जो है हमारा पार्क, और एक है आपका बड़ा वाला आयत। ठीक है, मतलब रास्ता को मिला करके एक बड़ा सा आयत और बन गया है। एक छोटा आयत है और एक बड़ा आयत है। अब देखिए हमें क्या पूछा दोस्तों, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल, तो मैं बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल को मैं घटा दूं। देखिए ये हमारे बड़ा वाला आयत बनेगा इस प्रकार से, इसके क्षेत्रफल से अगर मैं छोटा वाले आयत का क्षेत्रफल को अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला तो होता है दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो इसको बिल्कुल ध्यान से लिख सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा कि छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 45 मीटर, और चौड़ाई हमें दिया गया है 30 मीटर। तो 45 गुणित 30 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 45 दिया, ये हमारा हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 135, और ये 0, ये कितना आ गया दोस्तों, मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया छोटा आयत। ठीक है, जो हमारा पार्क दिया गया है, छोटा आयत दिया गया है, उसका एरिया। अब हम निकाल लेते हैं पूरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल कितना निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा वाला आयत का हमें देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, बड़ा वाला का दिया गया क्या, नहीं दिया गया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, ये है हमारा 45 मीटर, चौड़ाई है हमारा 30 मीटर। अब देखिए इसमें 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, मतलब ये आपका कितना है दोस्तों, 2 मीटर। देखिए 2 मीटर का रास्ता चारों साइड बना हुआ है। मतलब ये वाला अगर हमारा 2 मीटर होगा तो ये भी हमारा 2 मीटर होगा, ये भी हो जाएगा आपका 2 मीटर। ठीक है, और ये वाला आपका भी, ये वाला भी हो जाएगा आपका 2 मीटर, ये भी हो जाएगा दोस्तों 2 मीटर, और ये वाला 2 मीटर होगा, तो इस साइड भी आपका 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है, चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए ये तो हमारा 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हमारा 45 मीटर है। तो ये अगर मुझे ये पूरा डिस्टेंस अगर चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये तो हमारा 45 जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसके साथ में ये 2 मीटर भी जुड़ेगा, इसके साथ में ये वाला 2 मीटर भी जुड़ेगा। मतलब अगर मुझे ये पूरा लेंथ चाहिए तो इस 45 के साथ में ये 2 और ये 2 4 को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 45 में अगर मैं 4 को जोड़ दूं तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 45 और 4 ये हो जाएगा हमारा 49 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लंबाई, बड़े वाले आयत का लंबाई। ठीक उसी प्रकार बड़े वाले आयत का चौड़ाई कितना निकल करके आ जाएगा, तो देखिए इसका चौड़ाई कितना है, 30 मीटर।
छोटे वाले आयत का चौड़ाई है 30 मीटर, तो बड़े वाले आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ से देखिए ये भी हमारा 2 मीटर होगा, ये भी हमारा 2 मीटर होगा। तो इस 30 में मुझे ये वाला 2 मीटर और ये वाला 2 मीटर को और जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये 2 और 2 4 मिला करके कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 धन 4। मतलब यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई कितनी कितनी निकल करके आ जाएगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 30 धन 4, मतलब ये हो जाएगा हमारा 34 मीटर। लंबाई मिल गया हमें 49 मीटर, चौड़ाई मिल गया हमें 34 मीटर। देखिए आपको समझाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल हम क्या निकल करके आ जाएगा दोस्तों? तो ये निकल करके आ जाएगा 49 गुणित, इसमें भी हमें करना होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 49 गुणित 34, 49 गुणित 34। तो 49 गुणित 34 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1 और ये 666 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल मिल गया 1350 मीटर स्क्वायर और बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हमें मिल गया 1666 मीटर स्क्वायर। अब इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से अगर मैं इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस करूं तो हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? 1666 मीटर स्क्वायर माइनस छोटे वाले आयत का या फिर छोटे वाले पार्क का क्षेत्रफल, यह हमें कितना दिया गया है? 1350 मीटर स्क्वायर। तो 1666 मीटर स्क्वायर से अगर मैं 1350 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हमारा कितना निकल करके आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा निकल करके आ जाएगा 316 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ जाएगा 316 मीटर स्क्वायर और यही 316 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके रास्ते का क्षेत्रफल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से 2.9 गुणित 7.49 बटे 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तब हम क्या करते हैं दोस्तों? 2.9 है उसको हम जनरली क्या करते हैं? उसको हम लिखते हैं 29, ये हो जाएगा 29 बटे 10 गुणित 7.49 है, इसको हम क्या करते हैं? 749 और ये बटे में 100 और ये पूरे के बटे में हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे 1100, ये 51 और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। फिर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम फाइनली आंसर लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें आपका एक्यूरेट आंसर आने का चांसेस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो। लेकिन हमें पूछा क्या गया है दोस्तों? सबसे अच्छा सन्निकट मान। देखिए थोड़ा सा हमें अपना भी कॉमन सेंस लगाना होगा। सन्निकट मान पूछा है मतलब उसके पास का मान, इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा उसके पास का मान क्या हो सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इसको हमें इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो देखिए दोस्तों 2.9, तो इसका एक और तरीका क्या होता है बनाने का? देखिए 2.9 है, 2.9। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या है अगर वो 5 से बड़ा है, दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या है अगर वो 5 से बड़ा है तो ये हमारा पूरा का पूरा संख्या जो है वो 1 बढ़ जाता है। मतलब देखिए ये हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा 2 के आसपास का वैल्यू होगा। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 2.9, अगर मैं लिखूँ 2.4, अगर मैं लिखूँ 2.6, तो ये हमारा 2 के आसपास का वैल्यू है। लेकिन दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, दशमलव के बाद का संख्या अगर 5 से बड़ा है तो हमारा जो दशमलव का पहले संख्या होता है उसमें हम 1 बढ़ा देते हैं। मतलब यहाँ से देखिए 2.6 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3, क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है तो यहाँ पर ये हम 2 में 1 बढ़ा देंगे। मतलब 2.6 को हम लिख सकते हैं 3। ठीक उसी प्रकार 2.4 है तो ये 4 जो है 5 से छोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2। अगर 5 से छोटा है तो हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 2.9 हमें क्या दिया गया दोस्तों? 2.9। तो यहाँ से देखिए दशमलव के बाद 9 है, ये हमारा 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो हम 2 में 1 बढ़ा करके लिखेंगे। तो 2.9 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3। ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका और क्या दिया गया है? 7.49, 7.49।
तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद वाले संख्या को देखना है, ठीक है। यहाँ पास आपको 9 को नहीं देखना, यहाँ पास आपको सिर्फ और सिर्फ 4 को देखना है। ये 5 से बड़ा है क्या, अगर 5 से बड़ा नहीं होगा तो हम वही संख्या को एज इट इज लिख देंगे जो आपका दशमलव से पहले है। तो ये आपका 5 से छोटा है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या दिया गया दशमलव से पहले 7, तो इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 7। इसको हमें 8 लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर आपको 7.59 दिया रहता तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 11.51 दिया है, देखिए 11.51, तो इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो दशमलव के बाद 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 12। मतलब यहाँ पर देखिए इसको हम 2.9 को हमने लिखा 3, 7.4 को हमने लिखा 7, 11.51 को हमने लिखा 12। तो इसको अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पास तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2.9 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 3 गुड़ी 7.49 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 7 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 11.51, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं 12। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऑप्शन में दिया गया है 3 गुड़ी 7 और ये बटे में 12। आपका किस ऑप्शन में दिया है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑप्शन की मदद से। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों वर्ग का परिमाप हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम वर्ग का पहले डिटेल समझ लेते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग वह होता है दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है, आपस में बराबर होती है। अगर हमने इसकी एक भुजा को ए लिया तो इसकी बाकी भुजाएं भी ए के समान ही हो जाएगी। ठीक है, मतलब वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। ये मैंने आपको क्षेत्रफल वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। वर्ग क्या होता है, आपका ये घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, शंकु, बेलन, सारा चीज़ मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया हमारा वर्ग का कंडीशन। अब क्या बोला है कि वर्ग का परिमाप, तो देखिए अगर इसका मैं परिमाप निकालूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, परिमाप मतलब इसकी ये सभी क्षेत्र को हम जोड़ देते हैं, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब यहाँ पर इसका परिमाप क्या निकल के आ जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, अगर मैं चारों a को जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका परिमाप निकल करके आ जाएगा 4a। ठीक है, ये हो गया दोस्तों वर्ग का परिमाप। अब देखिए इसमें हमें निकालने क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालूं तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, a इंटू ए, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों, a का स्क्वायर। ठीक है, a का वर्ग, ये हो गया परिमाप, ये हो गया वर्ग। आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या चीज़ है, इस क्वेश्चन में बोला क्या है उसको हम समझ लेते हैं पहले, कि एक वर्ग का परिमाप, उसका परिमाप कितना मिला है दोस्तों 4a, कि एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा क्या है दोस्तों, वर्ग की भुजा हो जाएगी हमारा देखिए a, इसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, ये हो गया दोस्तों 36 सेंटीमीटर अधिक। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, ये हमें दिया गया दोस्तों शाब्दिक रूप में, उसको हमने लिख लिया न्यूमेरिक रूप में। यहाँ से हमारा हो गया क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान। यहाँ से देखिए अगर मैं a को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4a माइनस ए इज इक्वल टू, ये हो गया दोस्तों 36, मतलब 4a में से अगर a को मैं माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 36, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a अगर यहाँ से मैं 3 को इधर में ट्रांसफर कर दूं तो ये 36/3, मतलब a का मान हमें क्या मिल के आ जाएगा दोस्तों, a का मान मिल जाएगा हमें 12। ठीक है, a का मान हमें मिल गया दोस्तों 12, और यही a क्या है दोस्तों, यही a है हमारा वर्ग का भुजा, मतलब इस a का मान हमें क्या मिल गया 12, तो इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएगी दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं हो जाएंगी दोस्तों 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल, हमें पूछा गया दोस्तों इसका एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग क्या होता है 144। ठीक है, 12 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 144, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल करके आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आसान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए आपका जो टॉप 30 का जो सीरीज चल रहा है ये आपका चौथा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया हुआ है, जो आपको आगामी जो सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपका पेडागोजी सेक्शन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणित के प्रकृति के बारे में सही नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, उसको हमें बिल्कुल ध्यान से समझना होता है। देखिए दोस्तों, पेडागोजी सेक्शन का क्वेश्चन चाहे आपका गणित का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कोई सा भी का हो, पेडागोजी आपको होता बिल्कुल आसान है, उसको हमें बिल्कुल ध्यान से समझना होता है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गणित के प्रकृति के बारे में सही नहीं है। इसमें में क्या पूछा गया है दोस्तों, नहीं है, निगेटिव चीज पूछा गया है। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें गलती नहीं करना, मतलब सही नहीं है, मतलब निगेटिव आंसर ही हमें निकालना है। अब देखिए आपका ऑप्शन में दिया क्या है कि गणितीय अवधारणाओं को एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन बी में क्या दिया दोस्तों, गणित आगमनात्मक तर्क पर आधारित है, या फिर गणितीय अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है कि गणित के प्रतीकों, शब्द और भाषा का अपना सेट होता है। तो देखिए इन सभी ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में गलत क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। कभी भी आप सही को लेकर के मत चलिएगा अगर आपको क्वेश्चन में नहीं करके दिया हो। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को समझते चलते हैं एक एक करके, कि ऑप्शन ए में क्या दिया है कि गणितीय जो अवधारणाएं होती हैं उसको श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। हम श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करके ही गणित को सीखते हैं, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। मतलब ये सही है, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं, जो चीज़ सही है वो ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है दोस्तों कि गणित आगमनात्मक तर्क पर आधारित है। तो कभी भी गणित आपका आगमनात्मक तर्क पर आधारित नहीं होगा दोस्तों, गणित होता है आपका निगमनात्मक तर्क पर आधारित, ठीक है। गणित होता है आपका निगमनात्मक तर्क पर आधारित, ठीक है। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। गणित आपका आगमनात्मक तर्क पर आधारित नहीं होता, गणित आपका निगमनात्मक तर्क पर ही आधारित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम समझ लेते हैं, देखिए आगमनात्मक क्यों नहीं होगा, निगमनात्मक क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, निगमनात्मक का मतलब क्या हो जाता है, हम चलते हैं दोस्तों इसमें नियम से उदाहरण की ओर, हम चलते हैं इसमें नियम से उदाहरण की ओर। और गणित का यही तरीका होता है, सबसे पहले हम नियम पढ़ते हैं, फिर हम उदाहरण पढ़ते चलते हैं। जैसे कि 10 जो है 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया जाए कि 10 जो है 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो उसके पहले हमें 5 से कटने का रूल हमें पता होना चाहिए। 5 से कटने का रूल क्या क्या होता है, 3 से कटने का रूल क्या क्या होता है, 2 से कटने का रूल क्या क्या होता है, ये हमें सब नियम पता होना चाहिए। या फिर देखिए अगर आपको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए दोस्तों 52 में, अगर आपको 17 को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, अगर आपको 52 में 17 को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप इसको इस प्रकार से तो जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका भी एक नियम होता है, इसको भी जोड़ने का एक नियम होता है कि अगर हमें 52 और 17 को जोड़ना हो तो हम इकाई के नीचे में हम इकाई संख्या को ही लिखेंगे, दहाई के नीचे में हम दहाई संख्या को ही लिखेंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है, ना कि इस प्रकार से। तो देखिए गणित हमेशा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, निगमनात्मक तर्क पर ही आधारित होता है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। उसके बाद देखिए सी में क्या दिया है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती है। तो बिल्कुल होती है, अमूर्त होती है, और अगर ये होती है तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। गणित के प्रतीकों, शब्द और भाषा का अपना सेट होता है, ठीक है। गणित का अपना भाषा होता है, अपना प्रतीक होता है, अपना शब्द होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, मतलब जो चीज़ नहीं है वो हमें पूछा गया है। तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए वही क्वेश्चन आपको घुमा करके वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में पूछा गया है, इसलिए उसी क्वेश्चन को देखिए एक बार और लेकर के आया हूँ। देखिए क्या दिया है, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है।
जो गणित में अवधारणाएं हैं उनकी प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सा सत्य नहीं है कि गणितीय अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं वो आपका अमूर्त प्रकृति की होती हैं। जैसे कि अमूर्त की प्रकृति की होती है कहने का मतलब, देखिए एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज बोलते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये सारा चीज हमें दिख रहा है क्या, इसका क्षेत्रफल, इसके अंतःकोणों का योग, ये हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब ये अमूर्त रूप से उसमें विद्यमान पहले से होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन हमारा सही है तो हमें इसको नहीं लेना है। अब देखिए बी में क्या दिया दोस्तों, गणित में अवधारणाओं को रैखिक रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका गलत होगा, मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही। मतलब गणित में जो अवधारणाएं होती हैं वो आपका रैखिक नहीं होता, वो आपका रैखिक नहीं होता। जो गणित में अवधारणाएं होती हैं वो आपका रैखिक ना होकर के क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऊर्ध्वाधर। ठीक है, वो होता है दोस्तों आपका ऊर्ध्वाधर। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जो गणित में अवधारणाएं होती हैं वो रैखिक में नहीं होता, वो जो है ऊर्ध्वाधर में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखिए सी में क्या दिया है, गणित की अवधारणाएं तार्किक प्रकृति की होती है। तो जो गणित में अवधारणाएं होती है वो तो तार्किक प्रकृति की होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गणित में अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती है। देखिए यहाँ से फिर से आ गया निगमनात्मक तर्क पर, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें लेना है दोस्तों गलत ऑप्शन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गणित में जो अवधारणाएं हैं वो रैखिक रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब हम रैखिक में उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते। अब देखिए रैखिक में हम व्यवस्थित नहीं कर सकते, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, रैखिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहास में हम जो चीज़ पढ़ते हैं, इतिहास की जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हम रैखिक में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब इतिहास जो है आपका रैखिक रूप में होता है, लेकिन गणित आपका किस में होता है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा, यह हमें पूछा गया है। देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, ये हमें दिया गया दोस्तों शाब्दिक रूप में, इसको हमें लाने का प्रयास करना होगा न्यूमेरिक रूप में। ठीक है, देखिए क्या बोला है, किसी संख्या का, तो माना वह संख्या x है, उस संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों x। अब उसके बाद जैसा जैसा बोला गया है हम उसी प्रकार से करते हैं। अब देखिए किसी संख्या के, अब हमने वह संख्या क्या माना है दोस्तों, x, उस संख्या के आधा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2, मतलब 1/2, 1 का आधा हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1/2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1/2। तो आधे का 1/4। अब देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। आपने बोध मास रूल में पढ़ा ही होगा, का मतलब होता है दोस्तों गुणा। 1/4 कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का 4 भाग, ये हो जाएगा 1/4। किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 के बराबर में है। ठीक है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, ये हमें पूछा गया। तो देखिए उस संख्या का, जो भी संख्या है उसको हमने माना है x, उसके आधे का 1/4 कितना है दोस्तों, 25। तो सबसे पहले हम वह संख्या निकाल लेते हैं, मतलब x का मान हम निकाल लेते हैं। जो x का मान निकलेगा वही हमारा एक्चुअल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए x को अगर मैं ऊपर में गुणा करूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 से गुणित 1 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा, x बटे में नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 दूने 8, बराबर में ये हमारा कितना बच गया, 25। तो 1 से बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, 25 गुणित 8 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 गुणित 8 करने पर x का मान क्या निकल करके आ जाएगा कि 25 8 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 200। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 200। तो x का मान कितना निकल करके आ गया दोस्तों, 200। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि उस संख्या का, देखिए वह संख्या में मिल गया 200, वह संख्या में मिल गया दोस्तों 200, उस संख्या का 20%। तो 200 का 20% क्या हो जाएगा, का मतलब हो गया गुणा
20% मतलब ये हो गया दोस्तों 20/100। तो उस संख्या का 20%, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 20 दूने क्या हो जाएगा ये 40। तो उस संख्या का 20% कितना निकल करके आ जाएगा दोस्तों, वो निकल करके आ जाएगा 40। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे दोस्तों आपके टॉप 30। 15 क्वेश्चन हमने आज के क्लास में किया, 15 क्वेश्चन हमने पिछला वाला क्लास में किया, कुल मिला के टॉप 30 क्वेश्चन, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हमने मैथ्स को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के मैथ्स को पूरा बेसिक से 0 लेवल से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।